नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम कक्षा 7 की तो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन है उस पुस्तिका का हम दूसरा अध्याय स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने समानता के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो अभी तक चैप्टर नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको और अच्छे समझ में आ पाए कि इस चैप्टर के अंदर हम कैसे कैसे स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, मतलब आप जैसे जानते हैं कि जो राज्य होता है, राज्य हम जिस राज्य में रहते हैं, आप विभिन्न राज्यों में रहते हैं जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बहुत सारे ऐसे राज्यों में हमारे रहने वाले विद्यार्थी हैं। और मैं भी एक राज्य में रहता हूँ भारत के, या किसी केंद्र शासित प्रदेश में रहता हूँ। तो उस सरकार की क्या भूमिका है स्वास्थ्य के प्रति, हम लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं कैसे वो प्रोवाइड कराएगा, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। राजनीति विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जो कि हमारे आसपास, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और किस प्रकार से सरकार हमको क्या क्या अधिकार देती है, और जैसे कि आप अभी राइट टू एजुकेशन है आप लोग पढ़ते हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब पॉलिटी के अंदर, राज व्यवस्था के अंदर आता है। और हम आज इस चैप्टर के जरिए आज हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप कर लीजिएगा ताकि आपको हमसे जुड़ी हुई सारी नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। इससे पहले हमने इक्वालिटी पढ़ा था, वो आप वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा। लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने व गृह निर्माण मतलब घर बनाने, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। इस अध्याय के उपशीर्षकों को देखिए। आपके विचार में यह विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा है। ठीक है, तो अब जैसे उपशीर्षक आपने देख लिया कि उपशीर्षक है इसका स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। ठीक है, तो ये किस प्रकार से जुड़ा हुआ है इसकी आज हम बात करेंगे। देखिए, एक चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि क्या क्या सेवाएं देती है सरकार। चिकित्सीय सेवाएं देती हैं, साफ सुथरा रखती है आपके आसपास के क्षेत्रों को, तो वो सब भी स्वास्थ्य के अंतर्गत ही आता है ना। हेल्थ एंड हाइजीन, हाइजीन भी हेल्थ का एक पार्ट है। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ, हेल्थ का अर्थ हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपने उपयुक्त कोलाज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। मतलब कोलाज क्या, जो आपके सामने जो ये फोटोग्राफ थी बहुत सारी, उनमें से आपने कुछ ही को देखा होगा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ। लेकिन क्या सिर्फ वही चीजें हैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई? उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं। देखिए क्या क्या चीज जुड़ा हुआ है। प्राय हम ध्यान नहीं देते कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, जैसे हमारा खाना पीना, हमारे आसपास का प्रदूषण, ये सारी चीजें। तो वह सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के स्वच्छ, देखिए यहाँ पे आ गया ना, पीने के जल की बात आ गई, स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वह सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। मतलब दवाइयों की आवश्यकता नहीं है, हॉस्पिटल्स की आवश्यकता नहीं है। क्यों? अगर आप ऑलरेडी स्वस्थ, स्वास्थ्यवर्धक हैं, आपका शरीर अच्छा है, तो आप क्यों जाएंगे? दूसरी ओर, यदि लोगों को भरपेट भोजन, अब देखिए भोजन, पोषण की बात आ गई, मिले ना मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनको बीमार रहना पड़ेगा, पड़ने की संभावना अधिक होगी। ठीक है, आप जैसे देख रहे हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों में, दिल्ली एनसीआर में, या हमारे भारत के अन्य क्षेत्रों में, झारखंड, झरिया वगैरह क्षेत्रों में ऐसे प्रदूषण बहुत ज्यादा है वहाँ पे, या कुछ क्षेत्रों में पानी के अंदर आर्सेनिक की मात्रा, पारे की मात्रा अत्यधिक पाई गई है, जिसकी वजह से हड्डियों के अंदर रोग हो गया है। देखिए, अब मैं आपसे उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि आप छोटे बच्चे हैं या आप नहीं, अब आप बड़े हो गए, आप 7th क्लास में। अब आपको इन सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए कि आसपास के वातावरण को शुद्ध रखना बहुत महत्वपूर्ण है और वह हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। देखिए आगे चलते हैं।
हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना, मतलब जिसमें काम में मन ना लगना, ऐसा ढीला ढाला रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। देखिए हमारा व्यवहार, अब हमारे व्यवहार के अंदर भी हमारा व्यवहार भी स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो स्वास्थ्य में क्या क्या जुड़ा हुआ है? आपको प्रदूषण मुक्त जीवन, मतलब आसपास का आपका वातावरण, आपकी सुविधाओं में आपका खाना पीना, आपका भोजन, आपका पानी, स्वच्छ पानी, और आपका ऐसा व्यवहार जिसमें आप चुस्त हो। ठीक है, अब देखिए, क्या आप इन सभी चित्रों या इनमें से कुछ को स्वास्थ्य से संबंधित समझते हैं? यदि हाँ, तो किस प्रकार समूह में चर्चा करें। ऊपर किए गए कोलाज में से 2 स्थितियां छांटिए जो बीमारी से संबंधित नहीं है। वह कैसे स्वास्थ्य से संबंधित हो सकती है, इस पर 2 वाक्य लिखिए। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, कुछ इलाके हैं झोपड़पट्टी के आसपास, आप देख सकते हैं कि उस आवास में बहुत गंदगी है। आप ठीक है, आपका आवास छोटा है, बड़ा हो सकता है, हैबिटेट है, लेकिन क्या उसके आसपास आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं? क्या खाने पीने की चीजें वहाँ पे प्रोवाइड हैं? क्या साफ पानी प्रोवाइड है? क्या वहाँ पे नालियां साफ रहती हैं? नालों में से पानी बाहर तो नहीं निकलता? ठीक है, देखिए खेल कूद, पानी की कतार लगी हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि देखो इन फोटोग्राफ में आप सारी चीजें देख सकते हैं, रिसर्च। और आप यहाँ पे देखिए नाई की भी दुकान है, पानी भरने के लिए स्त्रियां बहुत दूर दूर तक जाती हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे देखिए सब्जियां हैं, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप समझदार हैं, आप खुद इसके बारे में चर्चा करिए अपने आसपास में। जी आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है? भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण करें। यहाँ दी गई तालिका के प्रथम तथा द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों की तुलना कीजिए। आपको 2 यहाँ पे चार्ट है, और उनमें से मतलब चार्ट में 2 टेबल है, आपको उनमें से देखना है और आपको तुलना करनी है। क्या आप इन स्तंभों को कोई शीर्षक दे सकते हैं? देखिए यहाँ पे शीर्षक जो है वो शीर्षक आपको पता है, टाइटल जिसे कहते हैं। यहाँ पे शीर्षक खाली है, और ये आपके लिए दिया गया है कि आपको बताना है कि इनमें क्या शीर्षक आप रख सकते हैं, क्या नाम रख सकते हैं। ठीक है, संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय है, और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 30,000 अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। मतलब इस देश के अंदर सबसे ज्यादा डॉक्टर हर साल बनाए जाते हैं। मतलब वो पढ़ लिख कर अपनी प्रैक्टिस पूरी कर कर डॉक्टर बनते हैं। 30,000 से ज्यादा डॉक्टर हर साल। सर्वाधिक, सबसे ज्यादा भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफी है। ठीक है, काफी कम है। तो अब आप देख सकते हैं कि भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में ही बसते हैं, जबकि 30,000 डॉक्टर हर साल बनते हैं, तब की हालत है। अगले में क्या है? पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे। सन 1991 में, देखिए बहुत बड़ा डेटा है ये, 11,174 हॉस्पिटल, और सन 2017 में ये हॉस्पिटलों की संख्या 23,583 हो गई। मतलब 23,500 हॉस्पिटल्स हैं भारत के अंदर। ये 2017 का आंकड़ा, उसके बाद में बने होंगे। भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक क्षय रोग या टीबी से मर जाते हैं। बहुत बड़ी संख्या है जी ये। 5 लाख लोग किससे? टीबी से मर जाते हैं। देखिए इतने अस्पताल होने के बाद भी स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मतलब कोई भी गिरावट नहीं आई है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही है। मतलब आज़ादी के इतने साल बाद भी मलेरिया, टीबी की जो ये रिपोर्ट्स हैं, देखिए एनसीईआरटी की किताब आपके सामने है,
मैं अपने मन धड़ंग कोई बात नहीं बोल रहा, ये सब आपकी किताबों में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो कि पूरे भारत के अंदर एजुकेशनल रिसर्च करती है, ट्रेनिंग देती है, हम सब जो क्या कहते हैं विद्यार्थी हैं या जो भी शिक्षक हैं, उन सबको ट्रेनिंग का भी, उनका फ्रेमवर्क, ये सब भी वही तैयार करती है, ठीक है। और वह बता रही है ये चीज़ कि हमारे भारत में क्या स्थितियां हैं। भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में की जा सकती है। देखिए, पूरे सार्क में, जैसे सार्क आपको पता, सार्क 8 देशों से मिलकर बनता है, मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क देशों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, ठीक है, और भूटान, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, मालदीव, जैसे ये सारे हमारे 8 देश हैं, ठीक है। और इनमें भारत के अंदर सबसे अच्छी चिकित्साई जो सेवा होती है वो मिलती है, इसलिए भारत के अंदर लोग आते हैं। तो चिकित्सा पर्यटक मतलब चिकित्सा जो अपने लिए मेडिकल विजिटर्स भी इंडिया में आते हैं अपने आप को ठीक करवाने के लिए, वे उपचार के लिए भारत में आते हैं जिनकी तुलना भारत में सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में होती है। हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारणीय बीमारियां मतलब जो संचारित होती है एक जगह से दूसरी जगह, जल के द्वारा संचारित होती है, पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती है। इन बीमारियों की में से 21% जल जनित होती है। हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां पानी के द्वारा संक्रमित होती है एक जगह से दूसरी जगह। भारत विश्व की दवाई निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात भी होता है, मतलब हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और वे अल्प पोषण के शिकार रहते हैं। देखो, हम लोग तीसरे विश्व का, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा दवाई बनाने वाला तीसरा कंट्री है इंडिया, और भारी मात्रा में हम सिर्फ अपने लिए नहीं बनाते, पूरे वर्ल्ड के लिए बनाते हैं, निर्यात भी करते हैं। उसके बाद भी भारत में समस्त बच्चों में आधों को खाने के लिए पर्याप्त पोषण नहीं मिलता और वे अल्प पोषण के शिकार हैं, अल्प विकसित हैं। तो ये एक सवाल है कि हमारी स्थितियां ऐसी क्यों हैं भारत के अंदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका शीर्षक आप समझ गए होंगे कि देखिए, भारत की स्थिति, भारत, ठीक है, भारत की उपलब्धियां। अगर आप देखा जाए कि भारत, यहाँ पे अगर हम लिख सके पहले में कि भारत की उपलब्धियां, और यहाँ पे अगर हम लिख सके कि भारत में चिकित्सा या स्वास्थ्य की इस समय जो सिचुएशन है, ठीक है, परिस्थितियाँ, भारतीय परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य का इस समय जो परिस्थितियां हैं उसके बारे में, ठीक है। बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशाला, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि, जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। आप देखते हैं, जब आपको खून की जरूरत होती है तो ब्लड बैंक में जाते हैं आप, या आप अपना खून डोनेट करते हैं और आपको जोन सा ब्लड चाहिए होता है वो आपको मिल जाता है। तो ऐसे बहुत सारे ब्लड बैंक हो, बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हमारे आसपास हो। आपको पता है इस टाइम कैसी स्थिति है भारत के अंदर, इतनी बड़ी महामारी फैली हुई पूरे विश्व में, कोरोना जैसी। तो हम पूरे उसके लिए तैयार हो, एम्बुलेंस हो, प्रयोगशालाएं हो, अस्पताल हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, जांच केंद्र हो, ऐसी हमारे अंदर व्यवस्थाएं होनी चाहिए और मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की जरूरत है जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके और इलाज कर सके। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयां व उपकरण भी चाहिए। अब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। भारत में प्राय ये कहा जाता है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ है क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं है। ऊपर दिए गए बाएं हाथ के स्तंभ को पढ़ने के बाद क्या आप इसे सही मानते हैं? चर्चा कीजिए कि भाई
इतनी सारी चीजें होने के बाद में भी क्या भारत के पास सेवाएं देने के लिए धन और सुविधाएं कम है? 23,500 अस्पताल हैं भारत के अंदर। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा दवाई बनाने वाला देश है। इतने सारे 30,000 डॉक्टर हर साल भारत विश्व को देता है। सिर्फ भारत में नहीं आते, बाहर भी जाते हैं। उसके बाद भी ये हालात, चर्चा आपको करनी है और आपको बताना है कि इसकी क्या समस्याएं हैं और आप हम सब लोग मिलकर कैसे ये समस्याएं दूर कर सकते हैं। सिर्फ सरकार की नहीं है जिम्मेवारी। एक लोकतांत्रिक देश में ये सारी जिम्मेवारी सिर्फ सरकार की नहीं होती है। सरकार को बनाने वाले जो आम नागरिक है, जो सरकार को बनाने वाली जनता है, उसकी भी जिम्मेवारी उतनी होती है। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है। इसके चलते देश में इलाज की नई तकनीक और विद्याएं उपलब्ध है। ठीक है। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति इतनी खराब है, उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। मतलब हम सामर्थ्यशील नहीं है, अभी भी असफल है। यह विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति है, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। हम इस अध्याय में इससे कुछ कारणों को जानेंगे। ठीक है, कि ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से भारत में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसकी ऐसी स्थितियां हैं। ठीक है, देखिए, एक सरकारी अस्पताल के मरीजों को अक्सर ऐसी लंबी लाइनों को बड़े खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। मतलब आप देखते हैं, और कभी आप भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए होंगे, बहुत से लोग जाते हैं, मैं भी जाता हूँ कभी कभार जब मुझे हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो आप देखोगे कि वहां पर इतनी लंबी लाइन लगी होती है। तो क्या है उन चीजों के बारे में, आइए हम पढ़ते हैं। हाकिम शेख की कहानी। पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति के एक सदस्य थे जो पश्चिम बंगाल में खेतीहर मजदूरों का एक संगठन है। 1992 में एक शाम को चलती ट्रेन से गिर गए और उन्हें सिर में गंभीर चोट आई। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती से मना कर दिया गया क्योंकि वहां कोई बिस्तर खाली नहीं था। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, किंतु किसी ने भी उनकी भर्ती नहीं की। अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां तक उनका इलाज किया गया। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया था, उनके उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज और शुद्ध होकर हाकिम शेख एवं पीबी के एमएस ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। अब बताइए, मुकदमा दायर कर दिया। इतने बड़े देश के अंदर, भारत जैसा जो इतना बड़ा विशालकाय देश है, इतनी बड़ी आबादी है, इतने सारे डॉक्टर हैं, उसके बाद भी यहाँ का आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके ठीक होता है, गवर्नमेंट में नहीं होता। या गवर्नमेंट पे उसको इस प्रकार से 14 हॉस्पिटलों में जाने के बाद भी सुविधाएं नहीं मिलती। लोग ये सोचेंगे कि भारत जैसी जगह पर ऐसा कैसे हो सकता है कि प्राइवेट कंपनियां सरकार से ज्यादा बेहतर काम कर सकती है। भाई, सरकार के पास तो सारी सुविधाएं हैं, उसके पश्चात भी सरकार जो है वह प्राइवेट से कम सुविधाएं दे रही है। ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, और उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, कैसे व्यवस्थित तरीके से हम उसमें परिवर्तन लेके आ सकते हैं, ये हमें इसी पार्ट में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ समस्या को ही नहीं खोजना, समस्या का समाधान भी खोजना है और समस्या के समाधान पर
क्रिया भी करनी है, काम भी करना है, क्रियान्वित भी होना है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ समस्या का समाधान भी ढूंढ लिया। बहुत से लोग क्या समस्याएं ढूंढ ली तो समाधान, और उसके बाद समाधान ढूंढने के बाद उसको क्रियान्वित नहीं करते। ठीक है, जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं हमारे नंबर कम आते हैं, क्या कारण है? हम पढ़ाई नहीं करते, समस्या में पता लग गई। अब उसका समाधान है कि पढ़ाई करना या 2 घंटे 1 घंटे पढ़ना, और वो हम नहीं करते। तो हम कहाँ से नंबर हमारे अच्छे आएंगे? हम कहाँ से सफल हो पाएंगे? उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमने समाधान ढूंढा है उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए। ठीक है, ऊपर दी गई कहानी को पढ़िए, कल्पना कीजिए कि आप एक न्यायाधीश है। आप हाकिम शेख को क्या कहेंगे? अगर आप जज हो तो आप भैया क्या कहोगे हाकिम शेख साहब को? कमेंट बॉक्स में आप लिखना। अच्छा कमेंट लिखना, बुरा कमेंट बिल्कुल ही मत लिखना। ठीक है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करेगा कि आप क्या सोचते हो, आपके आसपास लोग क्या सोचते हैं, आपके परिवार में लोग क्या सोचते हैं। जो हमारे व्यवहार है, जो हमारा मन के अंदर भाव है, वो यही बताता है कि हमारे आसपास कैसा पर्यावरण इस टाइम विकसित हो रहा है। ठीक है, एक इलाज का खर्च, एक कहानी हो रहा है। अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। ठीक है, कहानियों के माध्यम से तो हमें पढ़ना ही है। एक इलाज का खर्च है। अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, जबकि अमन के माता पिता जैसे जैसे गुजारा करते हैं। आइए अब आगे हम पढ़ते हैं। अरे अमन, बड़े दिनों के बाद मिले, कैसे हो? रंजन बोलता है, अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती थी कि मुझे लगा कि कोई 5 सितारा होटल है। डैडी कह रहे थे यह एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं यहाँ मिलेगी। ठीक है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा आगे पीछे है। 1 सेकंड मुझे समय दे दीजिए कि ये कहानी कैसी है। थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी चल रही है। हाँ ठीक है, ओके। मुझे वायरल बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा। ठीक है, अच्छा मुझे भी वायरल हुआ था। मैं इसी सोमवार को स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी किंग्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए। वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, एक दोस्त दूसरे दोस्त से बोलता है, अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती थी कि मुझे लगा कोई 5 सितारा होटल है। डैडी कह रहे थे यह एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं यहाँ मिलती हैं। रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी को 500 रुपये देने पड़े। डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता है वहाँ बड़े अच्छा संगीत बज रहा था और सब कुछ कितना साफ सुथरा और जगमग था। डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने को कहा, पर वहाँ तो सब लोग दोस्तों को की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया। उसने बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता ही नहीं चला। जब सारे परीक्षणों के नतीजे आ गए तो हम वापस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने नतीजों को देखा और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ है। उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख दी और आराम करने को कहा। क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है? ऐसे उन्होंने मेरे से मजाक किया। हाँ तो छोटे जनाब, यह गुलाबी गोली दिन में 3 दफा लेनी है और यह सफ़ेद वाली सोने से पहले। ठीक है, यह शरीर के दर्द के लिए है और यह एक सिरप, घबराओ नहीं, बढ़िया स्वाद है इसका। धन्यवाद डॉक्टर, मुझे तो अभी से ठीक लगने लगा है। तुम्हें ये सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा अपनी तो कहो, तुम कैसे अस्पताल में गए? वह अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अब्बा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इसमें समय बहुत लगने वाला था, और सच में कितना ज़्यादा समय लगा। हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में गए। हमें ओपीडी काउंटर पर ही एक लंबी लाइन में इंतजार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी खराब हो रही थी कि मैं पूरे समय अब्बा के सहारे टिका रहा। हमें 3 दिन बाद खून की जांच का नतीजा मिला। फिर हम वापस अस्पताल गए। उस दिन वहाँ कोई दूसरी डॉक्टर बैठी थी। मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ और खून की रिपोर्ट जल्दी करो, वो डॉक्टर साहिबा ने बोला। इसे वायरल हुआ लगता है, कोई फिक्र की बात नहीं है। बुखार उतारने की यह गोली इसे देनी है बस, और कुछ नहीं। मेरा अस्पताल था तो बहुत बढ़िया,
पर उन्होंने मुझे ज़्यादा दवाइयाँ दे दी और मेरे इलाज में ज़्यादा खर्च हो गए। अच्छा, मेरे इलाज में तो ज़्यादा खर्च नहीं हुए। क्या आप बीमार होते हैं? देखिए, कहानी किस प्रकार से है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं में उसको समय कम लगा, टेस्ट ज़्यादा हुए, खर्चा ज़्यादा हुआ, लेकिन वह एक ही दिन में हो गया। और सरकारी अस्पताल में कोई खर्चा नहीं हुआ। ओपीडी कार्ड जो भी 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये का बनता है, और बाकी जितने भी टेस्ट होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के जो भी हॉस्पिटल है वो लोग करते हैं, फ्री में करते हैं, लेकिन उनको समय लगा। तो अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं चीज़ों को कि सरकारी सुविधाओं में हमें बहुत ज़्यादा सार्वजनिक सुविधाओं में समय भी लगता है। जब आप बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं? क्या आपको किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? अपने अनुभवों के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। सरकारी अस्पताल में अमन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? आपके विचार से अस्पताल कैसे बेहतर ढंग से काम कर सकता है? चर्चा कीजिए। रंजन को इतना अधिक पैसा क्यों खर्च करना पड़ा? कारण बताइए। निजी चिकित्सालयों में हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? चर्चा कीजिए। यह आपको बताना है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया निजी अस्पतालों में क्या होता है, हर चीज़ के लिए आपसे टेस्ट के पैसे लेंगे, ठीक है, और उसकी भी कीमत कम नहीं होती। जैसे आपने देखा 500 रुपये सिर्फ पर्ची बनने के हुए, ब्लड टेस्ट के अलग होते हैं, दवाइयों के अलग होते हैं, और ये सारी चीज़ें सार्वजनिक अस्पताल में फ्री होती है। लेकिन सार्वजनिक अस्पतालों में जनसंख्या जो भारत की इतनी ज़्यादा है और मरीजों की अधिक संख्या होने के कारण वहाँ पे हमें लंबी लाइन में इंतजार करना पड़ता है। कभी कभी इस कारणवश तो हालात बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं।